कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर के दरिया पार नहीं होती। ऐसे एक शख्स हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो कि 2018 बैच के ऑफिस के हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सर, एक आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होता है और अब ऑफिसर लाइफ है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग है कि मैं स्टूडेंट्स को अगर आज भी देखता हूँ तो मैं भी वही उन्हीं दिनों को याद करते हैं, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ जो भी रहती है। हर स्टूडेंट्स की लाइफ की अपने स्ट्रगल फेस रहता है, तो वैसे ही आपका क्या स्ट्रगल फेस रहा है? काम को लेके तो मेरा थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रगल था, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो मैं अपने फैमिली, पापा और चाचा को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ कि भैया भी हमारे ऑफिसर हैं, उनका डांट और सारी चीज़ें जो मिलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी लाइफ की हर नेगेटिव चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी था कि हमारे घर वाले बहुत अमीर थे, हमको ऊपर से लाके दे दिए कि पापा जब चले जाएंगे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना के लिखे तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ के खाएंगे। तो मेहनत करने के लिए मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए उसके लिए। ऐसे एग्जाम यूपीएससी का अपने में बहुत कठिन रहता है, ऐसे में सब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक स्ट्रेटेजी चाहिए होता है एग्जाम के लिए, उसके लिए उन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब मैंने जो स्ट्रेटजी तैयार किया था, इवन मैं बताऊं, मैं दिल्ली में उस समय रहता था। 2016 की बात है, 2016। और मैं दिल्ली गया, में 4 दोस्त थे, चारों दोस्त हम लोग साथ में ही रहते थे। इवन उसमें थे सभी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है, चारों हम लोग मतलब अच्छे जगह पे हैं। मैं टॉप पोजीशन पे था। तो 2016 का पीसीएस एग्जाम हुआ, उन तीनों का हो गया और मेरा नहीं हुआ, सिर्फ मेरा। तो वो एक इन्फीरियरिटी इफेक्ट आती है ना कि इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ, जबकि मेरे मेहनत में इतनी भी कमी नहीं थी। फिर मैंने टारगेट किया 2017 यूपीएससी का। मैं उन सारे दोस्तों ने ये टारगेट किया था 2017 का यूपीएससी देंगे, मेहनत से दिया, ऐसा नो डाउट कि उन्होंने मेहनत नहीं, बहुत मेहनत की उन सबने भी। लेकिन वो थोड़े इकोनॉमिकली थोड़े से चैलेंज थे कि अगर 2017 यूपीएससी नहीं निकला प्रीलिम्स तो हम लोग इलाहाबाद चले जाएंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम जैसे जिस दिन एग्जाम था, मुझे याद है 18 जून 2017 को प्रीलिम्स का एग्जाम था। उसी दिन हम सब ने ये डिसाइड किया था कि उस दिन जाएंगे हम लोग वैष्णो देवी दर्शन करने कटरा। तो उसी दिन ट्रेन चले गए, लेकिन सभी दोस्तों ने ये डिसाइड किया था कि कोई पेपर नहीं लेके जाएगा मिलाने के लिए कि इस तरह से। लेकिन मैं चुरा के लेके गया था अपना। हाँ, चुरा के लेके गया। तो हम लोग वहाँ वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जब चढ़ने लगे तो मेरे फोन में आंसर की कोचिंग्स का आने लगे व्हाट्सएप पे। तो मैं थोड़ा सा फिजिकली इतना फिट था कि उन सबसे बहुत तेज चलता था, तो उनसे चलते चलते 1 घंटे ऊपर चढ़ चुका था। तो मैं अपना आराम से बैठ के जब मिला लिया सब की, जब मुझे ये कंफर्म हो गया कि इतना है यार तो मेरा होना कंफर्म है। तो मैं भागते हुए भैरव बाबा जी का दर्शन किया और फिर नीचे उतरने लगा। तो नीचे उतरने लगा तो सब रास्ते मिले, तो मैंने कहा उन सबसे कि आज ही जाएंगे दिल्ली, कटरा स्टेशन पे सब लोग आके मिलो दर्शन करके। तो मेरा एक दोस्त कह रहा है कि इसने पेपर लाया होगा, पक्का इसका हो रहा है। हाँ, तभी तो हमको दौड़ा के उन सबने पकड़ा पहले, फिर हमारा बैग खींचा, फिर पेपर निकाले, तो पेपर वगैरह सब मिलाए हुए थे, सबको लग गया। तो फिर हम लोगों ने जनरल टिकट लिया और वहां से ट्रेन पकड़ा और चले आए। मैं घर चला आया फिर उसके बाद जस्ट। तो उन सबसे बस इतना कहा कि मेरे लिए चाहे जितना खराब रूम हो, चाहे जैसा हो, एक रूम लेके रख लेना और वहीं हमारा सामान सब डंप कर देना, मैं चाबी दे देना किसी को, किसी दोस्त को। 25 जून को मैं पहुंचा था दिल्ली मेंस के एग्जाम के पर्पज से। मुझे मेंस की तैयारी करनी थी। मेरी तैयारी तो थी, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई किया था, बट कभी मैंने मेंस नहीं लिखा था। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एक स्ट्रेटजी चाहिए था और एक सिस्टमेटिक तैयारी तो करनी ही करनी थी। तो 26 जून को मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। 28 अक्टूबर से मेरा पेपर था मेंस का और 27 जून की रात में स्ट्रेटजी बना रहा था। तो मेरे पास मोटिवेशन के नाम पे उसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन हुआ करती थी, जैसे ईरा सिंगल मैम 2014 बैच की टॉपर थी। तो उनका ये कहना था कि यूपीएससी निकालने के लिए अगर एक नॉर्मल आईक्यू का अगर कोई स्टूडेंट है तो 12 महीने 8 या 9 घंटे पढ़ाई करता है तो वो यूपीएससी लायक उसकी तैयारी हो जाती है। तो मेरा प्रीलिम्स तो मैं मान के चल रहा था हो ही जाएगा। देन मैंने क्या सोचा कि अगर मान लीजिए 4 महीने हम हटा देते हैं इसमें से कि प्रीलिम्स तो हो गया है,
मेंस के लिए मुझे प्रॉपर स्टडी का तैयारी करनी थी। मेरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट सिर्फ ये था कि मेरी राइटिंग स्किल हमेशा से बहुत अच्छी रही थी और स्पीड मेरी बहुत ठीक ठाक अच्छी स्पीड हुआ करती थी लिखने की। तो मैंने ये सोचा कि अगर हमारे पास 4 महीने हैं और 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए डेली, तब भी मेरा 50% ही तैयारी हो सकती है। तो मैंने ये कहा कि मतलब मन में ये सोचा कि मुझे 16 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। वो 4 महीने की बात थी। तो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहली चीज जो त्याग किया था उस दिन मैंने सोचा, मैंने अपना पूरा एजुकेशन का पूरा बनाया था, टेबल चेयर, और वो मेरा हमेशा बड़ा व्यवस्थित रहता था। तो मैंने चिट पे लिखा, आज से रात का सोना बंद। तो मैंने उसको वहां चिपका दिया और मैं कभी नहीं सोया। मैं सुबह 8 बजे सोता था, 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे उठता था और मैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई शुरू किया अपना। और दूसरी ये चीज किया कि मेरे रूम में पूरा एकदम लाइब्रेरी बना हुआ था। तो उस दिन मैंने एलिमिनेट करना शुरू किया कि इसमें से क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने जब ये एलिमिनेशन करना शुरू किया तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और 8 या 9 बुक ही सिर्फ बची जो मेरे पास पढ़ने लायक थे। बाकी नोट्स और सारी चीजें थी जो मेरे खुद के भी बनाए हुए थे, कोचिंग सेंटर्स के थे, क्वेश्चन आंसर थे, विजन और इन सब कोचिंगों के क्वेश्चन आंसर होते थे, दृष्टि कोचिंग के हुआ करते थे। तो मैं वो सब पढ़ता था। और मेरा ये था कि अगर मेरी पेन चल रही है और स्पीड में, वो सिर्फ तभी रुकेगा जब आपके दिमाग में कंटेंट ना हो। हाथ का दर्द वो नहीं रोक सकता था। उस समय का वो प्रेशर था कि जब मैं यूपीएससी, मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना जबरदस्त हुआ करता था। अगर 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना था, 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन 150 वर्ड्स के, 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स के मेंस में। तो जब एग्जामिनर पेपर कॉपी लेना स्टार्ट करता था तो मैं लास्ट लाइन लिख रहा होता था, लास्ट क्वेश्चन। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ आपका जबरदस्त होना चाहिए, तब आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। और यूपीएससी ऐसा एग्जाम है, इंडिया द टफेस्ट एग्जाम। उसके लिए आपको टफ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकलेगा यूपीएससी। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ युवा साथी मौजूद है, चलिए उनके पास चलते हैं और किसी के पास अपना कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। मेरा सवाल 2 सवाल है, बहुत छोटा सा। पहला सवाल ये है कि आपकी पहली पोस्टिंग बनारस में हुई और आपका क्री जनपद जम्मू। तो जब पहली बार आपकी पोस्टिंग बनारस में हुई और पिछले 4 सालों में आपका अनुभव कैसा रहा बनारस में? देखिए, बनारस में मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं बनारस में आया हूँ, बनारस में विकास ही विकास हो रहा है। जी। मैं तो लकी मानता हूँ, पता नहीं वो विकास मैंने किया या नहीं, उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है, बट बनारस में काफी विकास हुआ है। बनारस काफी अच्छी जगह है। मतलब मुझे बहुत एक्साइटिंग जगह लगती है कि मतलब एक्साइटेड लगता है कि मैं बनारस में पोस्टेड हूँ। प्रधानमंत्री जी का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हर कोई एक बार तो आना ही चाहता है यहाँ पे। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, मेरा सौभाग्य था कि मैं बनारस में पोस्टेड हूँ। इवन प्रमोशन के बाद भी मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। तो बनारस अच्छी जगह है क्योंकि पीएम का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ की छोटी छोटी घटनाएं भी नियम ऑफिस तक जाती हैं। बनारस में जो रेड होते हैं विनायक रोड पे या फिर सराफा कारोबारियों पे या अबू आजमी की बात, तो 200-300 करोड़ रुपए या 150 ऐसे निकलते हैं, उसके बाद उसका पता नहीं चलता है। तो जब आपकी टीम या आपका विभाग रेड करता है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कितना आता है? देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड एक ऐसी चीज, रेड वर्ड कहीं किसी एक्ट में यूज नहीं हुआ है। उसको हम लोग अपनी एक्ट की भाषा में सर्च बोलते हैं, सर्च एंड सीजर। रेड के बाद जो पैसे मिलते हैं, जितने भी पैसे हम लोग आउटपुट निकालते हैं, कितने मिले, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि 300 करोड़ हमको कैश मिल जाता है। नहीं, कैश तो हम लोग को बहुत लीस्ट मिनिमम या 10 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ इस तरह से मिलता है। वो तुरंत ही विद इन आवर उसे हम लोग तुरंत गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा देते हैं। तुरंत ही हम लोग का पीडी अकाउंट होता है, पीडी अकाउंट करके वो एसबीआई में होता है या आरबीआई में पहले हुआ करता था, अब तो एसबीआई में है। बैंक तुरंत उस पैसे को उस अकाउंट में जमा कर लेती है। हर बैंक ये चाहती है हमारे यहाँ कैश जमा हो, तो उससे इंटरेस्ट और सारी चीजें मिलती है उन सबको, बैंक को भी। तो बैंक भी हमेशा मशीन लेके तैयार रहती है कि वो तुरंत जमा हो जाएगा। हम लोग का बस, बहुत रेड के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें इस मामले में थोड़ा सा हमारा डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, मीडिया पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। तो जब रेड होके पूरा कंक्लूड होके खत्म हो जाता है, तब हमारा बोर्ड जो होता है दिल्ली से एक प्रेस रिलीज करता है पीआईबी पे, तो उस पे आप पढ़ें, कभी भी ऑफिसर का नाम नहीं आएगा।
हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ऑफिसर का नाम डिस्क्लोज नहीं करते कभी भी। कहीं भी आप रेड देखे होंगे हमेशा यही लिखा रहेगा आयकर विभाग ने यहाँ हमारी रेड या यहाँ सर्च किया जो किया, लेकिन कौन सा ऑफिसर वहां पे है मेनली उसका नाम कभी भी नहीं आता। और ये हमारे डिपार्टमेंट की पॉलिसी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।